नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। 23 अप्रैल को यानी कि कल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास से एक नई एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को हमारी एक सुखोई से कंडक्ट किया गया था। बाद में पता चला कि जो एयर टू सरफेस मिसाइल था ये दरअसल इजरायली ओरिजिन क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल था, जिसे रॉक्स भी कहा जाता है, और ये वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे क्रिस्टल मेज 1 मिसाइल से काफ़ी अलग मिसाइल है। इसे रिसेंटली इजराइल की तरफ से ईरान की S-300 साइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि सफल रहा था। इस मिसाइल का रेंज करीब 250 किलोमीटर है और इसको GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इसे बाकी मिसाइल के मुकाबले थोड़ा अलग बनाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेम मिसाइल की लगभग 100 यूनिट को एक्वायर करने का फैसला किया गया, जिनको TOD के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और प्रोबेबली कल्याणी ग्रुप की तरफ से इनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब हालांकि अभी बस 100 मिसाइल को एक्वायर करने की बात किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के एडिशनल ऑर्डर को भी प्लेस किया जा सकता है। अब इसके बाद काफ़ी सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हमें इजरायली ओरिजिन रॉक्स मिसाइल की क्या ज़रूरत है या उसको खरीदने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे पास खुद की रुद्रम सीरीज की मिसाइल मौजूद है, वो भी सेम रोल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और रुद्रम 2 की बात करें तो इसके सभी टेस्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जिस वजह से लोगों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर अपनी इंडिजिनस सिस्टम को इग्नोर कर रही है, क्योंकि हमारी कोई भी इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट करने से पहले इसको जब तक ये फेल नहीं होता तब तक टेस्ट किया जाता है, और जब फेल हो जाता है तो उसको फेलियर का बहाना बनाकर वापस ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब कोई इंपोर्टेड सिस्टम को खरीदने की बात आती है तो इनको एक टेस्ट करने के बाद इंडक्ट करने का फैसला किया जाता है। अगर रुद्रम 2 की बात करें तो ये भी एक एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल और इसको हम 2 अलग अलग तरह के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोथ एंटी रेडिएशन और एयर टू सरफेस अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि रॉक्स मिसाइल के साथ भी सिमिलर है, और इसका रेंज भी 300 किलोमीटर है, जबकि क्रिस्टल मेज मिसाइल का रेंज जो है वो 250 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी हम ऐसे सिस्टम को भी इंपोर्ट करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारी खुद की सिस्टम अभी ऑलमोस्ट तैयार बैठा है। अगला अपडेट DRDO की सीक्रेट मिसाइल टेस्टिंग को लेकर। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि अभी DRDO की तरफ से 18 से 25 अप्रैल के बीच एक नोट ऑफ वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें करीब 980 किलोमीटर के एरिया के ऊपर वार्निंग को इशू किया गया था। इस दौरान कौन से मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली थी ये बताया नहीं गया था। कुछ का ये मानना था कि शायद यहाँ पर हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, कुछ का ये मानना था कि कोई मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, और कुछ का ये कहना था कि शायद यहाँ पे अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। लेकिन जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आता और DRDO पब्लिक स्टेटमेंट इशू नहीं करता है, तब तक ये क्लियरली बताना संभव नहीं है कि कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। तो कल यानी कि 23 अप्रैल को भी हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरफ से एक अननोन मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जिसको बालासोर से फायर किया गया है, जिसके बारे में अभी तक DRDO और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया कौन सा मिसाइल है। अब कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ था ये अग्नि प्राइम मिसाइल है, लेकिन कुछ का यह मानना है कि इस बीच DRDO की तरफ से एक नई बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था, और इसके बारे में मैंने भी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अभी सीक्रेटली एक नई मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसके बारे में ऑफिशियली बताया नहीं जा रहा है। इस मिसाइल को हमारी K-15 सीरीज की मिसाइल को बेस करके डिराइव करके बनाया जा रहा है, जो कि इसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट होने वाली थी। अगेन ये एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली थी, जो कि ओल्डर जनरेशन की अग्नि सीरीज की मिसाइल को आगे चल के रिप्लेस कर सके। इसकी एक्सपेक्टेड रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक होने वाली थी, जो कि अगेन रिड्यूस पेलोड के साथ लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने की उम्मीद किया जा रहा था। इस मिसाइल की खास बात यह कि ये अपनी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं, जिस वजह से सेम अमाउंट की प्रोपेलेंट के साथ भी लगभग 20 से 40% तक ज़्यादा रेंज को कवर कर सकते हैं। लेकिन जब तक DRDO की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाता है, तब तक डिटेल में कुछ बताना संभव नहीं होने वाला है। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट की तरफ से। जिस तरीके से पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे और बाकी सोल्जर हुआ करते थे, वो दुश्मन की तीर कमान से बचने के लिए कवच पहनते थे, ठीक वैसे ही मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन की गोलियों से या किसी भी बैलिस्टिक खतरे से अगर हमारे जवानों को कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, जिसका ना होने का मतलब साफ होता है कि हम बिना कोई प्रोटेक्शन के हमारे जवानों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। अब बुलेट प्रूफ वेस्ट भी कई तरह के होते हैं, खास करके इनको अपनी बुलेट रोकने की काबिलियत या
संख्या क्षमता की बेसिस पर ग्रेड किया जाता है, जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक जाती है। वर्तमान ज़्यादातर इंडियन आर्मी के जवानों को जो स्टैंडर्ड बुलेट प्रूफ वेस्ट को इशू किया गया वो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लेवल 3+ स्टैंडर्ड की है, जो कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सिमिलर है। और ये जो लेवल 3+ स्टैंडर्ड की वेस्ट होता है ये 7.62 × 39 mm यानी कि AK-47 स्टैंडर्ड की राइफल की स्टील कोर बुलेट को भी रोक सकते हैं, लेकिन उससे हायर कैलिबर जैसे कि 308 लैपो मैग्नम या 338 लैपो मैग्नम जैसे कोई भी कॉमन स्नाइपर एमुनिशन को रोक नहीं सकते। अभी DRDO की तरफ से इस सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया गया, क्योंकि DRDO की तरफ से दुनिया की सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल को प्रोवाइड करने वाली लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट को डेवलप कर लिया गया, जो कि लेवल 6 की प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 कैलिबर को छोड़कर बाकी सभी स्नाइपर एमुनिशन को रोकने की क्षमता रखता है। इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको डायरेक्टली 7.62 × 54 mm की एमुनिशन से फायर किया गया था, जो कि ड्रैगनऑफ जैसे स्नाइपर में इस्तेमाल होते हैं, और ये उन सभी एमुनिशन को डिफीट करने में काफ़ी कामयाब रहा था। और यहाँ तक कि टेस्टिंग के दौरान जो आर्मर प्लेट था उसमें कोई मेजर डेंट भी देखने को नहीं मिला था। और अगर ऐसे जैकेट से हमारे जवानों को भी आगे चल के इक्विप किया जाता है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आर्म क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में या एंटी टेरर ऑपरेशन में या फिर किसी भी जंग के दौरान भी उनकी सेफ्टी कई गुना तक इंक्रीज होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी ताकतवर देश के लिए इसकी एयर डिफेंस सिस्टम का मजबूत होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी एयरफोर्स का बैकबोन होता है। जिस तरीके से फाइटर जेट दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक वैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम भी होता है, जिसमें हर कोई दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा एयरफोर्स के लिए इसके रडार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि वक्त रहते हैं दुश्मन की एक्टिविटी का पता लगाने में मदद करते हैं। और अगर दुश्मन हमला करने की कोशिश करने वाला होता है तो उसको पहले से हमको बता देते हैं, जिसके बाद बोथ फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम दोनों एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी रडार सिस्टम को भी अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 4th जनरेशन की AESA सर्वेलेंस रडार को खरीदने का फैसला किया गया। इन सभी सिस्टम को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि ये सभी सिस्टम इंडियन मेड सिस्टम होने वाले हैं, और इनकी रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर तक होने वाली है। ये जितने भी रडार्स होने वाले हैं या खरीदे जाने वाले हैं, ये सभी मोबाइल रडार्स होने वाले, जिनको ट्रक के ऊपर माउंट किया जाएगा और कहीं पर भी डिप्लॉय किए जा सकेंगे। ये रडार मेनली S बैंड रडार्स होने वाले, जिसमें एडिशनल X बैंड रडार की सीकर्स को इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया। ये रडार्स पूरे 360 डिग्री कवर कर पाएंगे और इनमें इनबिल्ट IFF सिस्टम मौजूद होगा, जिस वजह से हमें एडिशनल IFF सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको खरीदने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 15 अप्रैल को एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें हमारे देश के सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।